नमस्कार प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक नई सीरीज चालू हुई है आपके वस्तुनिष्ठ हिंदी की पुनीत कुमार राय की पुस्तक है। तो इसके अंतर्गत क्लास अभी कल से ही शुरू हुई है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था भारतीय काव्य शास्त्र। उसके अंतर्गत हम लोगों ने शुरू किया था पढ़ना जो आपके काव्य का स्वरूप है, काव्य के जो लक्षण दिए गए हैं आचार्यों के द्वारा, उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आचार्य भामा, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, दंडी और आपके हो गए रुद्रट, कुंतक, चिंतामणि जी, केशवदास और फिर आपके आते हैं कुलपति मिश्र, देव और प्रताप शाही। उसके अतिरिक्त आपके ग्वाल कवि। तो इन सब के द्वारा दिए गए जितने भी काव्य लक्षण थे तो उनको मैंने बहुत ही सरल तरीके से अर्थ के साथ और साथ ही साथ ट्रिक के साथ भी मैंने पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाइए मेरे YouTube चैनल पर, उसके प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, पहला ही क्लास अभी है। आज की क्लास दूसरी होगी क्योंकि जो काव्य लक्षण पढ़ाया जा रहा है तो कंप्लीट कल नहीं हुई थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो बाकी के जितने भी बचे हुए हैं तो आज हम उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए दिया है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कथन किसका है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ये जो कथन दिया गया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, तो इन्होंने बताया है कि कविता क्या है। तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। मतलब समझिएगा इसका, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि जो कविता होती है, कविता तो कविता में केवल जैसे छंद ले लो, अलंकार या फिर जो शब्द सज्जा होती है, शब्द विधान होता है, तो केवल इन सब सारी चीज़ों से मिल करके ही कविता नहीं बनती है, बल्कि कविता जो मन के भीतर उठने वाले भाव होते हैं तो उन भावों का बहुत ही सुंदर और सजीव चित्रण है। ठीक है, यानी कि अगर सरल तरीके से देखा जाए, कहा जाए तो कह सकते हैं कि आपके मन में जो भावनाएं हैं वही जब शब्द के माध्यम से चित्र की तरह सामने आता है तो उसी को कविता कहा जाता है। और ये मानना किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अंतःकरण की वृत्तियों, वृत्तियों का मतलब भावनाएं होती हैं, जो आपके मन की भावनाएं हैं, जब वो चित्र के रूप में बाहर आती हैं तो उसी का नाम कविता है। ठीक है, अब इसको अगर ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करें तो देखिए, महावीर, महावीर कौन? महावीर आप लोग कहते हैं ना हनुमान जी। ठीक है, हनुमान जी का जो चित्र होता है आपके अंतःकरण में होता है कि नहीं होता है? आंख बंद करिए, महावीर के मतलब जो आपके हनुमान जी हैं, महावीर हनुमान, तो उनका चित्र आपके मन में आता है, अंतःकरण में आता है या नहीं आता है? आता है ना। तो बस ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से इसको आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अगला है, अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। तो ऐसे देखिए, पढ़ने पे तो बहुत ही आसान सा है कि बस सीधा सीधा पढ़ तो हो गया। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। लेकिन समझिएगा कि कहा क्या जाता है, अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, यानी कि जो ये संसार है वो क्या है? अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब होता है जो अस्पष्ट रूप से सामने ना हो, यानी कि जो बहुत ही सूक्ष्म भाव होते हैं, जो अंतर मन की अनुभूति होती है वो अव्यक्त होती है, वो तो दिखाई नहीं देती किसी को। और उसी की अभिव्यक्ति, यानी कि अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रकट होना। ये जो हमें भाव दिखाई नहीं देते हैं, जो स्पष्ट रूप से हमारे सामने नहीं होते हैं, उसी को प्रकट करना क्या है? जगत है, संसार है। अब देखिए आगे क्या दिया है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। समझिएगा, देखिए जो संसार है तो संसार स्वयं अव्यक्त भावों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, तो संसार स्वयं अव्यक्त भावों की अभिव्यक्ति है और कविता उसी अभिव्यक्ति की पुनः कलात्मक अभिव्यक्ति हुई ना। तो अगर इसको सरल रूपों में समझा जाए तो शुक्ल जी के अनुसार जो कविता होती है, तो कविता कवि के भीतर उठे भावों की, जो कवि के भीतर भावनाएं होती हैं, भाव होती हैं, उनको बाहरी जगत की अनुभूति की दूसरी बार की गई अभिव्यक्ति है।
आया समझ में? थोड़ा कम आया होगा, मुझे पता है। तो ऐसे नॉर्मली समझिए, सामने ये संसार आप देख रहे हैं, सामने आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यानी कि आपके सामने जो भी दिखाई दे रहा है आपके सामने वो प्रकट है ना। लेकिन जो भी आपको नॉर्मली, जैसे आपको कोई पेड़ दिख रहा है तो आपको यही समझ में आएगा ये पेड़ है। लेकिन कवि जब कवि कविता बनाता है तो उसी पेड़ को लेकर के जो भावनाएं कविता के रूप में कवि प्रकट करता है, तो समझिए दूसरी अभिव्यक्ति हुई कि नहीं हुई। सामने एक पेड़ है, लेकिन जब वही कवि अपने भावों को और जोड़ करके व्यक्त करता है, जब वो कविता बन जाती है तो दूसरी बार उसकी अभिव्यक्ति हुई ना। दो रूपों में आपको दिखाई दिया, एक साधारण पेड़ और एक कवि के मन के भावों की कविता है। उस रूप में आपको आप पेड़ देख रहे हैं। तो वही है कि ये जो संसार है, तो जब कवि अपने भावों को मिला करके चीज़ों को व्यक्त करता है तो दूसरी बार की गई अभिव्यक्ति होती है। एक बार तो अभिव्यक्त है, लेकिन जब कवि अपने भाव को मिला देता है तब वो दूसरी बार अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, तो ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया कथन है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये याद हो, समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद करें नॉर्मली, कि हमको जैसे सामने आपके ये दिख जाए, आ जाए पेपर में कि ये किसका कथन है, तो हमको याद कैसे रहेगा। तो देखिए, इस संसार में भगवान रामचंद्र को सभी लोग जानते हैं, किसी ने देखा नहीं है, अव्यक्त रूप में वो हैं। इस संसार में वो हमेशा मौजूद हैं, इस जगत में हैं भगवान रामचंद्र जी, लेकिन किस रूप में? अव्यक्त रूप में है, किसी को दिखाई नहीं देते हैं। तो ये ट्रिक है, इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि इस संसार में अव्यक्त रूप में भगवान श्री राम हमको दिखाई मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, सत्योद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। ये कथन किसका है? तो यह कथन भी आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक, अब सुनिएगा, सत्योद्रेक का मतलब होता है कि मनुष्य के भीतर जो स्थित श्रेष्ठ, शुद्ध और उदात्त भाव होते हैं उनका जागरण। सत्योद्रेक, ठीक है, यानी कि जो मनुष्य होता है तो मनुष्य के अंदर जो श्रेष्ठ और शुद्ध और उदात्त भाव होते हैं उनका जागरण। ठीक, हृदय की मुक्तावस्था क्या होती है? देखिए, जब आपका हृदय सांसारिक बंधनों, उसकी मोह माया, स्वार्थ, संकीर्णताओं, इन सब से ऊपर उठ करके स्वतंत्र हो जाए, संवेदनशील हो जाए, तो उसी को हृदय की मुक्तावस्था कहा जाता है। ठीक है, के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। शब्द विधान यानी कि शब्दों को जब कलात्मक रूप से, भावपूर्ण रूप से और प्रभावशाली रूप से प्रयोग किया जाए तो वही क्या है? काव्य है। अब शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि जब कवि अपने भीतर जागे हुए किस प्रकार के भाव को? उच्च भावों को मुक्त और संवेदनशील हृदय की अवस्था में सुंदर और सार्थक शब्दों में व्यक्त करता है तो वही काव्य कहलाता है। बहुत ही सीधा सा सरल सा भाव है। ठीक है, कि जब कवि अपने भीतर जागे हुए, जो कवि के भीतर उत्पन्न होते हैं जागे हुए उच्च भाव होते हैं, जब उनको बहुत ही संवेदनशील अवस्था में, संवेदनशील हृदय की अवस्था में सुंदर और सार्थक शब्दों के रूप में व्यक्त करता है तो वही काव्य कहलाता है। ठीक, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक, चलिए अगला आता है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो भी शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये कथन किसका है? तो यह कथन भी आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो देखिए क्या दिया है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। ज्ञान दशा का क्या मतलब हो गया कि जब आपकी आत्मा अज्ञानता से, किसी प्रकार के भ्रम से और जो संकीर्णताएं होती हैं इन सब से मुक्त होकर के सत्य को पहचान ले, तब वही जो दशा होती है ना, तो वही ज्ञान दशा कहलाती है। ठीक है, समझ में आया ना ज्ञान दशा क्या होती है? आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा।
उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। रसदशा का मतलब क्या हो गया कि जब हृदय, आपका हृदय स्वार्थ, संकुचित भावनाओं और जड़ता से मुक्त होकर के प्रेम, करुणा, सौंदर्य और संवेदना से भर जाए, तो वह दशा जो होती है वो रस दशा कहलाती है। सभी प्रकार की संकीर्णताओं से मुक्त हो जाए, ठीक है, सभी प्रकार के स्वार्थ से मुक्त हो जाए और उस हृदय में केवल प्रेम भर जाए, संवेदना लोगों के प्रति संवेदित हो जाए, सौंदर्य हो जाए, करुणा हो जाए, तो वो रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो कविता होती है, आचार्य शुक्ल के अनुसार ये सारी बातें हो रही हैं, उन्होंने क्या माना है कविता को। तो जो कविता होती है तो केवल मनोरंजन का, फिर या जैसे मनोरंजन का साधन नहीं ये मानते हैं, और ना ही शब्दों का खेल मानते हैं कविता को, ठीक है। शुक्ल जी ना तो इसे मनोरंजन का साधन मानते हैं, ना ही शब्दों का खेल मानते हैं। कविता का जो उद्देश्य है वो हृदय को संवेदनशील, उदात्त और मुक्त बनाना है। ऐसा शुक्ल जी मानते हैं कि जो कविता का मेन उद्देश्य, मेन मुद्दा है, मतलब एक एम जो होता है वो है कि हृदय को संवेदनशील, हृदय को यानी कि मनुष्य के हृदय को संवेदनशील बनाना और उदात्त बनाना और मुक्त बनाना, ठीक है। और कह सकते हैं कि जो कविता होती है तो वो मनुष्य के भीतर क्या उत्पन्न करता है, रस उत्पन्न करता है। रस का मतलब भाव, अनुभूति, संवेदनाएं, ये सारी चीज़ें उत्पन्न करता है। किस प्रकार से? जैसे जो ज्ञान होता है वो आत्मा को मुक्त करता है, ज्ञान दशा कहलाती है ना, ज्ञान हमेशा आत्मा को मुक्त करता है। और जो कविता होती है वो किसको मुक्त करती है, हृदय को मुक्त करती है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो भी कविता के विषय में बातें कही हैं वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। अब इसे अगर हम लोग ट्रिक से याद करें कि कैसे याद रहे कि ये जो कथन है कविता के विषय में वो शुक्ल जी ने कहा है, तो देखिए इसमें शब्द क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए किससे प्रार्थना करते हैं, राम से करते हैं, श्री राम, रामचंद्र से करते हैं ना। आप सोचते हैं कि मुझे मुक्ति मिल जाए, हे प्रभु, हे राम, मुझे मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। तो बस ऐसे शब्द को पकड़िएगा, राम और आत्मा की मुक्ति। आत्मा की मुक्ति किसके द्वारा मिलेगी, हमको राम के द्वारा मिलेगी। अगर हम राम 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 जपेंगे तो हमें आत्मा की मुक्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक। फिर अगला आता है, जगत का नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाएं, यही काव्य का लक्ष्य होता है। ये कथन किसका है, तो ये भी आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। देखिए 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं कविता के विषय में, ये चारों ही आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। क्या दिया है कि जगत का नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाएं। जगत यानी कि संसार में, नाना वस्तुओं यानी कि बहुत सारी संसार में चीज़ें हैं, और व्यापारों का यानी कि जो ये संसार है, तो वो संसार है, जो ये दुनिया है, तो दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं। और ये सब, ये जितनी भी घटनाएं होती हैं, ये सब अलग अलग और बिखरी हुई होती है ना। एक दूसरे से कनेक्शन कोई बनाता है तभी बनेगा, नहीं तो जितनी भी दुनिया में जितनी भी चीज़ें रहती हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, तो ये सब के सब अलग और बिखरी हुई होती हैं। अब देखिए क्या है कि वे हमारे व्यापारों का एक रूप में रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाए, यही काव्य का लक्ष्य होता है। तो चीज़ों को समझिएगा, कवि होता है तो इन बिखरी हुई चीज़ों को एक साथ जोड़ देता है और उन्हें इस तरह से प्रस्तुत करता है कि वे हमारे मन और भावनाओं से क्या हो जाएं, जुड़ जाएं। यानी कि इस संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन कवि का क्या काम है कि वो इन घटनाओं को, इन चीज़ों को एक साथ इस प्रकार से जोड़े, ऐसे जोड़ करके इस तरीके से प्रस्तुत करे कि वे हमारे मन से, हमारी भावनाओं से जुड़ जाएं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ हमें महसूस होने लगे,
कोई भी बात, किसी की बात हो, वो हमें महसूस हो, खुद महसूस हो, सुख दुख, प्रेम, करुणा या आनंद जगे, तो वही काव्य है। जिस चीज़ को सुन करके, जैसे कविताएं ही हम लोग पढ़ते हैं, उसमें जब हम लोग सुख दुख का अनुभव करते हैं, करुणा का अनुभव करते हैं, प्रेम का अनुभव करते हैं, तभी तो वो हमारे अंदर आनंद की उत्पत्ति करता है ना, तभी हमें खुशी मिलती, तभी हमें अच्छा लगता है पढ़ने में। ठीक है, देखिए अगर इसको एक उदाहरण के रूप में समझा जाए ऐसे नॉर्मली, कि मान लीजिए बारिश हो रही है, कल भी बारिश हो रही थी ना, मौसम पूरे दिन ख़राब था, तो बारिश से मुझे मतलब मौसम से याद आ गया। मान लीजिए बारिश हो रही है, एक सामान्य आदमी जैसे कि हम आप यही कहेंगे ना कि बारिश हो रही है, यही कहा जाएगा ना कि बारिश हो रही है। लेकिन ये तो नॉर्मल से इंसान, जैसे हम सभी लोग कहते हैं बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। लेकिन जब एक कवि कहेगा, कवि की भाषा को समझिएगा, कवि के शब्दों को समझिएगा, जब एक कवि इसी चीज़ को कहेगा ना, तो वो कहेगा कि बारिश ने धरती का मन भिगो दिया। बोलेगा ना, वो सीधे सीधे नहीं कहेगा कि बारिश हो रही है। बारिश बोलना तो एक साधारण सा वाक्य हो गया, लेकिन जो कवि कहेगा तो वो कहेगा कि बारिश ने धरती का मन भिगो दिया, उसे तृप्ति पहुंचा दी, उसे आनंद पहुंचा दिया, यही कहेगा ना। तो अब बारिश केवल पानी नहीं रह गया, वो एक प्रकार का भाव बन गया, और जब ये भाव बन गया तो यही क्या हो गया, कविता बन गई। ठीक है, समझ में आ रही है ना चीज़ें। आई थिंक कभी कभी मैं कुछ ज़्यादा ओवर ही समझाने लगती हूँ, लेकिन जैसे ज़रूरी है परीक्षा के हिसाब से तो ठीक है, चलो आपको ट्रिक चाहिए कि चीज़ें हमको याद हो जाएं, लेकिन जानकारी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं जो मुझे पता है, तो मैं भी बस ऐसे बोलती रहती हूँ फालतू में। आई होप कि आपकी समझ में आता हो, बोर ना होते हो आप। तो देखिए इन सारी चीज़ों को, अब देखिए इसे ट्रिक के तो हो गई, इसका अर्थ, इसका मतलब कि शुक्ल जी कहना क्या चाहते हैं कविता के विषय में इन शब्दों के माध्यम से। लेकिन अब इसको ट्रिक से आप लोग याद करना चाहेंगे कि ट्रिक से हमको याद कैसे रहे कि ये जो कथन है वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो देखिए, संसार में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, वो किसके द्वारा होती हैं, भगवान श्री राम के द्वारा ही, ईश्वर के द्वारा ही। तो राम जी क्या चाहते हैं, हम सबके अंदर एक भावना लाना चाहते हैं। इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यापार घटित हो रहे हैं, उन सब के प्रति हमारे मन में एक भाव उत्पन्न करते हैं। कौन, भगवान राम। ठीक है, तो ऐसे ही इसको आप याद कर सकते हैं। अगला है काव्य संसार के प्रति कवि के भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। ये कथन किसका है, तो ये कथन आपके बाबू गुलाब राय ने कहा है। ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं बाबू गुलाब राय के अनुसार काव्य क्या है, काव्य की अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में दिया गया है, किंतु क्षुद्र व्यक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की, यानी कि कह सकते हैं कि जो कवि है तो कवि के मन की भावनाओं से उत्पन्न होती है क्या, कविता। जो काव्य होता है वो कवि के मन की भावनाओं से उत्पन्न होती है, लेकिन वे जो भाव उत्पन्न होते हैं तो वो किस प्रकार के होते हैं, वे भाव क्षुद्र व्यक्तिक संबंधों से मुक्त होते हैं, यानी कि वे भाव निजी, छोटे या फिर व्यक्तिक स्वार्थों से जुड़े नहीं होते हैं। ठीक है, कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है, यानी कि कवि इन भावों को, जो कवि के अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो उन भावों को कल्पना के माध्यम से क्या करते हैं, सुंदर सा रूप देते हैं और उन्हें इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि वे पाठक पर प्रभाव डालें और आनंद उत्पन्न करें। ठीक है, जो देखिए जितने भी यहाँ पर आपके आचार्य कवि सब दिए हुए हैं ना, जितने भी लोगों ने कविता के विषय में कहा है कि काव्य क्या हो सकते हैं, मिला जुला करके अगर देखा जाए तो सबके कथन सेम है, कहना लोग वही चाहते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है, घुमाव है। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा सा इसी प्रकार से पढ़ करके थोड़ा अंतर आप लोग समझ करके अच्छे से जब 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है, यानी कि जो कवि के मन की भावनाएं होती हैं, कवि के मन की भावनाओं से जो उत्पन्न होती हैं
उनके काव्य, लेकिन वे भाव जो होते हैं वो ना तो निजी होते हैं, ना छोटे होते हैं, और ना ही व्यक्तिगत स्वार्थों से जुड़े होते हैं। ठीक है, इन सबसे परे होते हैं वो सारे ही भाव। और कभी इन सारे भावनाओं को, जो उनके हृदय से उत्पन्न होती है सारी भावनाएं, तो उनको बहुत ही सुंदर कल्पना के माध्यम से बहुत ही सुंदर सा रूप देते हैं। और ये सुंदर सा रूप दे करके वो इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि जो पाठक होते हैं जब इन कविताओं को, इन काव्य को पढ़ें तो उसका प्रभाव भी इन पर पड़े और उनको आनंद की प्राप्ति भी हो पाठक को। ठीक है, तो ये जो कथन है वो बाबू गुलाब राय का है। अब देखिए, अब इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। आपके सामने ये कथन आ गया तो कैसे पहचानेंगे कि ये बाबू गुलाब राय का है। तो देखिए, बाबू नाम का एक लड़का है, आजकल सोना बाबू बहुत चल रहा है, आप सबको पता है, जोड़ने में आसानी रहेगी। बाबू नाम का एक लड़का है, उसे कल्पना नाम की एक लड़की से प्रेम हो जाता है। अब जब उसे प्रेम होता है, देखिए शब्दों को पकड़िएगा यहाँ से, जब 2-3 शब्दों को पकड़ लेंगे ना तो फिर वो ट्रिक भी बन जाएगी और आपको भूलेगा भी नहीं, पढ़ते ही आपके दिमाग में जुड़ जाएगा ऐसे ट्रिक। ठीक है, बाबू नाम का एक लड़का है, कल्पना नाम की लड़की से क्या करता है, प्रेम करता है। अब वो अपने प्रेम को दिखाएगा कैसे, उसे गुलाब दे करके। ठीक है, बाबू ने कल्पना को अपना प्रेम दिखाने के लिए क्या किया, गुलाब दिया। ये ट्रिक हो गई। 2-3 बार आप लोग पढ़िएगा क्या, 2-3 बार जब मेरी वीडियो को आप लोग इसको जैसे रिवाइज करके अगर सुन लेंगे ना तो भी याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकता जन्य स्फूर्ति नहीं, ना कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। ये कथन किसका है, तो यह कथन डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है। देखिएगा क्या कहते हैं आपके डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी, काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है, उसकी अनुभूति है। तो देखिए, कविता जो होती है लक्ष्मी नारायण के अनुसार जो कविता है, तो कविता जीवन को गहराई से महसूस करना है। ठीक है, जीवन को किससे, काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है। कविता जो होती है वो जीवन को गहराई से महसूस करना होता है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकता जन्य स्फूर्ति नहीं, ना कोई आध्यात्मिक कल्पना है। कहते हैं कि जो कविता होती है तो कविता ना तो सिर्फ ज़्यादा भावुक हो जाना है और ना ही कल्पना में खो जाना है। ठीक है, जो कविता होती है तो इसका काम ना तो केवल बहुत ज़्यादा भावुक होना है और ना ही पूरी तरह से कल्पना में खोना है, बल्कि क्या है, बल्कि अखंड मानव जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। तो देखिए, कविता का जो मतलब होता है वो है कि जीवन और प्रकृति को जैसा वे सच में है वैसे ही गहराई से समझना। जो कविता है, जो मनुष्य का जीवन है, जो ये प्रकृति है, तो कविता का काम है कि जो जैसा है, वाकई में जैसा है, वास्तव में जैसा है, उसको उसी रूप में पूरे गहराई से समझना। ठीक है, देखिए कभी जब किसी व्यक्ति, कोई घटना हो गई या कोई दृश्य हो गया, तो इन सबको जब देखता है तो वह केवल ऊपर से नहीं देखता है, वह उसके पीछे छुपे हुए दुख, दर्द, संघर्ष, आशा, निराशा, उसकी जो सच्चाई होती है, इन सब को महसूस करता है, तभी वो कविता लिखता है। ठीक है, जितनी भी चीज़ कभी देखता है सामने से, बस ऐਵੇਂ ही देख करके ऐसे उतार नहीं देगा वो। ठीक, उसके पीछे जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो घटना क्यों घट रही है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, तो इसको पूरा देख करके ही, उसको महसूस करके ही वो कविता लिखता है। ठीक है, तो ये जो वाक्य है, कथन है, वो आपके डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा ये कथन कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला है, काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। ये कथन किसका है, तो ये कथन आपके आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा ये कथन कहा गया है। तो देखिए, नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा के अनुसार काव्य क्या है, तो देखिएगा, काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है। तो देखिए, मनुष्य का जो स्वाभाविक यानी कि जो प्राकृतिक अनुभव होते हैं और भावनाएं होती हैं, तो इन सब पर आधारित होता है।
जो काव्य होता है तो काव्य मनुष्य के स्वाभाविक अनुभव और भावनाओं पर आधारित होता है। ठीक है, कवि इन भावनाओं को, जो कवि की ये सारी भावनाएं होती हैं, उनको कल्पना के सहारे क्या देता है, सुंदर सा रूप देता है। नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है। यानी कि जो कवि की ये सारे अनुभव होते हैं, भावनाएं होती हैं, उनको कल्पना के सहारे क्या करता है, सुंदर सा रूप देता है। और देखिए क्या दिया है कि जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। और देखिए ये जो प्रस्तुति होती है ना कवि की, तो ये इतनी सौंदर्यमय होती है कि वह हर मनुष्य के मन में अपने आप भावों की उमंग और सौंदर्य की अनुभूति जगा देता है। ठीक है, कह सकते हैं कि जो कविता होती है, जो मतलब ये नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है इनके द्वारा, कि जो कविता होती है तो वो जबरदस्ती भाव नहीं पैदा करती है, बल्कि मनुष्य के भीतर छुपे भावों को स्वाभाविक रूप से बस जगा देती है। कविता का बस इतना ही काम है। ठीक है, कविता का बस इतना ही काम है, जबरदस्ती वो कोई भी भाव नहीं पैदा करेगा मनुष्य के अंदर, बल्कि जो मनुष्य में पहले से ही भाव होते हैं, जो छुपे भाव होते हैं, उनको बस वो क्या करती है, स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा जगा देती है। ठीक, तो ये नंद दुलारे वाजपेयी का क्या है, कथन है। अगला है, साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। ये कथन किसका है, तो यह कथन भी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का है। देखिए, जो आपके नंद दुलारे वाजपेयी ने ये कथन कहा है, तो इसमें इनका मतलब क्या है कि साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है। यानी कि देखिए, वाजपेयी जी के अनुसार जो साहित्य होता है, तो साहित्य का अर्थ केवल लिखी हुई कोई भी रचना नहीं होती, बल्कि साहित्य वही होता है जो क्या हो, विशिष्ट हो और श्रेष्ठ हो। विशिष्ट हो और श्रेष्ठ हो, जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती है, जो कि मतलब कह सकते हैं कि जो साहित्य होता है वो विशेष हो, विशिष्ट हो और श्रेष्ठ हो, जो अपने युग की भावनाओं को, विचारों को, उनकी मानसिकता को सही रूप में व्यक्त करे। ठीक है, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती है। तो कह सकते हैं कि जो उस समय का जो समाज होता है, सामाजिक जीवन होता है, तो उस समय के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करे, ऐसा जो साहित्य होता है, तो ऐसा साहित्य समाज पर गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि उसमें यह शक्ति होती है कि समाज को अच्छी दिशा में भी ले जा सकता है, और यदि गलत मूल्यों को बढ़ावा दे तो वह बुरी दिशा में भी ले जा सकता है। साहित्य में इतनी ताकत होती है कि अगर सही दिशा में, यानी कि उसका प्रभाव अगर सही दिशा में पड़ेगा तो सही दिशा की तरफ समाज को ले जाएगा, लेकिन अगर उनके मूल्यों को, गलत मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए ना, तो बुरी दिशा में भी समाज को ढकेल सकता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जो साहित्य होता है, तो साहित्य केवल प्रतिबिंब नहीं होता है, वह समाज को दिशा देने वाला होता है, समाज को सही दिशा देने वाला होता है। मतलब साहित्य आपके समाज को सही भी कर सकता है और गलत भी कर सकता है। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी का ये कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी, अगर इसको ट्रिक से हम लोग पढ़ें तो ऐसे ही सोचिए थोड़ा सा कि नंद दुलारे, नंद के दुलारे कौन है,
कृष्ण जी हैं, यानी कि कृष्ण जी अगर चाहें तो किसी की भी बुरी दशा भी कर सकते हैं और भली दशा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो मतलब ऐसे ट्रिक के हिसाब से आप इसको जोड़ सकते हैं। अगला है साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है और आई होप कि आप सबको पता होगा, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार जो साहित्य है तो किस प्रकार का है। तो साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यानी कि साहित्य का जो जन्म हुआ है तो मनुष्य के भीतर के आनंद से होता है। ठीक है, उच्छलित आनंद, जो अंदर आनंद होता है, उच्छलित आनंद जो मतलब बहुत ही ज़्यादा, अब जब आनंद भर जाता है तो क्या होता है, वो उच्छलित हो जाता है, बाहर उछल के आ जाता है, उछलना। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो साहित्य होता है तो साहित्य का जन्म मनुष्य के भीतर के आनंद से होता है, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। जब मनुष्य के मन में इतना अधिक आनंद, अनुभूति या फिर भाव भर जाता है कि वह भीतर समा नहीं पाता है, तो वह शब्दों के रूप में क्या होता है, बाहर फूट के आ जाता है। ठीक है, उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। जब बहुत ही ज़्यादा आनंद अंदर भर जाएगा तो वह शब्दों के रूप में फूट करके क्या होता है, बाहर आ जाता है, और यही क्या होता है, साहित्य है। ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है कि साहित्य क्या है। तो कह सकते हैं कि साहित्य किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि अंदर से उमड़े हुए आनंद के अतिरेक से पैदा होता है। ठीक है, जो साहित्य होता है वो ज़बरदस्ती आप नहीं पैदा कर सकते हो, ज़बरदस्ती आप नहीं लिख सकते हो, नहीं बना सकते हो, किसी मजबूरी में वो उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि आपके अंदर जो आनंद होता है वो बहुत ही ज़्यादा आनंद भरा रहता है, तो वही आनंद उमड़ करके बाहर आ जाता है शब्दों के रूप में, वही साहित्य है। ठीक, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। और अगर इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से ऐसे जोड़े तो देखिए यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा जोड़िएगा, यहाँ पर सृष्टि शब्द दिया है। सृष्टि, सृष्टि एक लड़की का नाम है। वो जो सृष्टि है ना, वो 1000 बार कह चुकी है। हजारी शब्द लीजिएगा, 1000 बार सृष्टि 1000 बार कह चुकी है कि वह अंदर ही अंदर, यहाँ पर जो अंतर अंतर शब्द दिया है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जोड़िएगा कि सृष्टि 1000 बार कह चुकी है कि वह अंदर ही अंदर किससे, आनंद से क्या करती है, सच्चा प्रेम करती है। जोड़ लीजिए ऐसे, आपके दिमाग में जो आए आप भी ट्रिक ऐसे बना लीजिए कि सृष्टि नाम की एक लड़की है जो 1000 बार कह चुकी है कि वह अंदर ही अंदर आनंद से सच्चा प्रेम करती है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब अगले पे हम लोग आते हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाक्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदुःखातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये कथन किसका है? तो यह कथन भी आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको आप बोल लीजिए ये कथन, ये भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। तो क्या कहते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ।
जो वाक्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षता से ना बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना बना सके, जो उसके हृदय को पर दुखातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को ऐसे साहित्य कहने में संकोच होता है। ठीक है, तो देखिए जो द्विवेदी जी हैं, आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो कहना चाहते हैं कि साहित्य को मनुष्य के हित की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ठीक है, साहित्य को किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए? मनुष्य के हित की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रचना, द्विवेदी जी का मानना है कि जो रचना मनुष्य को दुर्गति से, हीन भावना से और परमुखापेक्षता का मतलब होता है कि जो दूसरों पर निर्भर रहने से ना बचा सके, परमुखापेक्षता जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इन सब से ना बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना बना सके, यानी कि जो उसकी आत्मा को तेजस्वी और आत्मसम्मानी ना बना सके, जो उसके हृदय को पर दुखातर और संवेदनशील ना बना सके, यानी कि जो उसके हृदय को दूसरों के दुख के प्रति करुणा और संवेदनशील, जिसके हृदय में ना जगा सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। तो ऐसी रचना को वे सच्चा साहित्य मानने में क्या करते हैं? संकोच करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात साहित्य के विषय में आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आई होप कि आपके समझ में ये आसानी से आ भी गया होगा। अगला है, आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। ये जो कथन है वो डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। तो देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, क्या कहा गया है कि आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति क्या कहलाता है? साहित्यकार, और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। ठीक है, तो देखिए आत्माभिव्यक्ति, तो जो आत्मा होती है, साहित्य की आत्मा, वो क्या है? आत्माभिव्यक्ति है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के जो विचार हैं, अनुभव हैं, भावनाएं हैं और दृष्टि को सच्चाई और गहराई के साथ शब्दों में व्यक्त करता है, तभी वह साहित्यकार कहलाता है। ठीक है, समझिएगा चीज़ों को कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति जब अपने भीतर के विचारों को, उनके अनुभवों को, उनकी भावना, अपने भीतर के भावनाओं को और जो उसकी दृष्टि होती है, तो उस दृष्टि की सच्चाई को पूरी गहराई के साथ जब वो शब्दों में व्यक्त करता है, तब वो क्या कहलाता है? वो व्यक्ति साहित्यकार कहलाता है। और यदि रचना में लेखक की भीतरी अनुभूति और निजी दृष्टि नहीं है, तो वह केवल शब्दों का क्या है? ढांचा है। ठीक है, केवल शब्दों का ढांचा है, सच्चा साहित्य नहीं है। तो क्या कहते हैं कि आत्माभिव्यक्ति यानी कि अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति जो व्यक्ति करता है, तभी वह साहित्यकार कहलाता है। और वो जो व्यक्ति क्या रहता है ना, जो वो लिखा रहता है, तभी वह जो उसकी कृति होती है वो साहित्य बन पाती है। बहुत ही सीधी सी बात है, लेकिन इसके गहराई को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण मैं देती हूँ कि मान लीजिए कोई लेखक है, वो लेखक दुख के बारे में अगर उसको लिखना हो, तो उस दुख के बारे में केवल पढ़ करके वह लिख नहीं सकता, क्योंकि केवल दुख के बारे में पढ़ करके जब वो कोई लेख लिखेगा ना, तो वो एक साधारण लेखन होगा। ठीक है, लेकिन जिसने दुख को खुद महसूस किया हो और उसे पूरी सच्चाई से वो लिखे, तब वो क्या होता है? तब वो साहित्य बनता है। जब दुख को खुद महसूस करके, स्वयं जो वो महसूस किया रहेगा, उस दुख से स्वयं गुजरा रहेगा, दुख ही नहीं, कोई खुशी हो, आनंद हो, कोई भी चीज़ हो, जिस चीज़ से वो स्वयं गुजरा रहेगा, जब उसको पूरे सच्चे मन से वो व्यक्ति लिखेगा ना, तो वही साहित्य माना जाता है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके जो छायावाद के हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उन्होंने एक लिखा है, कविता है सरोज स्मृति उन्होंने लिखा है ना। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, बहुत ही अच्छा लगता है उसको पढ़ने में, मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतने मन से लिखा है। क्यों? क्योंकि वो जो सरोज नाम की लड़की उसमें उन्होंने दर्शाया, वो सरोज उनकी स्वयं की पुत्री है। ठीक है, सरोज 18 वर्षीय उनकी पुत्री रहती है, जो मृत्यु को प्राप्ति होती है, मृत्यु उनको मतलब प्राप्त हो जाता है, वो मर जाती हैं, तो उन पर उन्होंने कविता लिखी है।
तो इस प्रकार के जो लेख लिखे जाते हैं वो दिल को छू करके जाते हैं और ऐसे ही लेख साहित्य बन पाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। अब देखिए डॉक्टर नगेंद्र का ये जो कथन है बहुत छोटा सा है, लेकिन टॉपिक मैंने बहुत लंबा बना दिया। तो देखिए डॉक्टर नगेंद्र के इस कथन को याद कैसे करें, अगर ट्रिक के माध्यम से याद करें तो देखिए कोई भी व्यक्ति, सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति यहाँ नग, जो नग शब्द दिया है तो इसे आप लोग नाग बना लीजिए। ठीक है, नाग बना लीजिए। तो व्यक्ति है ना, जब कोई भी व्यक्ति किसी नाग को बुलाता है ऐसे नॉर्मली, तो ऐसे नाग मान लीजिए किसी बिल में घुसा है तो बुलाने से आएगा नहीं। एक मतलब आध्यात्म से थोड़ा सा जोड़ लीजिए कि जब कोई भी व्यक्ति यदि सच्चे मन से अपनी आत्मा से नाग देवता को बुलाएंगे तो नाग देवता जरूर आएंगे। ठीक है, बाहर निकल करके जरूर आते हैं। ठीक, तो ऐसे आत्माभिव्यक्ति यानी कि सच्चे मन से अपनी आत्मा से जब कोई नाग देवता को बुलाता है तो नाग देवता बाहर आते हैं। तो ऐसे ही इसको ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिए। अब अगला है साहित्य जनता की वाणी है, जिस उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उनकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। ये कथन किसका है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अब यहाँ से डॉक्टर रामविलास शर्मा का अगर ट्रिक के माध्यम से याद करें तो जातीय शब्द केवल पकड़ लीजिए, रामविलास शर्मा का जातीय, रामविलास शर्मा ने केवल जातीय की बात की है, जाति की बात की है। तो ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, लेकिन सुनिएगा इसके मतलब अर्थ को समझिएगा आप लोग। साहित्य जनता की वाणी है, तो देखिए जो आपके रामविलास शर्मा जी हैं तो उनके अनुसार जो साहित्य क्या है, तो साहित्य आम जनता से क्या है, जुड़ा हुआ है। साहित्य जनता की वाणी है, जो साहित्य है वह आम जनता से जुड़ा हुआ होता है। साहित्य लोगों की आवाज़ बनता है। ठीक है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, समाज के संस्कार, सोच और मूल्य को दिखाता है। क्या, साहित्य जातीय चरित्र यानी कि जो समाज के संस्कार हैं, जो उसके सोच हैं, उस समाज की जो सोच है, उसका जो मूल्य है उसको दिखाता है। प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। क्या, आपका साहित्य। उनकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है, मनुष्य की सुंदरता की चाह को संतुष्ट करता है। कौन, साहित्य। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं कि जो साहित्य है वो समाज को समझने, उसको संवारने और आगे बढ़ाने की शक्ति रखता है। ठीक, समझ गए ना, साहित्य का क्या काम है। साहित्य चाहे तो किसी भी समाज को समझ करके, उसको संवार करके, उसको आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। इतनी शक्ति साहित्य में होती है कि वो किसी भी समाज को बदल सकता है। ठीक है, तो ये जो कथन है वो आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया है। अब अगले कथन पे आते हैं हम लोग। कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। ये कथन किसका है, तो ये कथन आपके अज्ञे का है। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। तो कविता सबसे पहले तो शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। ये कथन किसका है, तो ये कथन अज्ञे जी ने कहा है। तो देखिए अज्ञे जी क्या कहना चाहते हैं कि जो कविता होती है तो कविता की पूरी शक्ति शब्द में ही निहित होती है। ठीक है, कविता की जितनी भी शक्ति है वो पूरी की पूरी शक्ति शब्द में ही निहित होती है। भाव, विचार, अनुभूति और कल्पना सब कुछ शब्दों के माध्यम से ही व्यक्त होता है। अगर शब्द नहीं तो कोई भाव नहीं। ठीक है, अगर शब्द ही नहीं तो आप अपने भाव कैसे व्यक्त करेंगे। तो ये अज्ञे जी का मानना है। तो इनका मानना है कि जो भावना होती है मन में होती है, भावनाएं मन में होती हैं, लेकिन कविता बनती है शब्दों से। और बिल्कुल सही बात है ये, आपकी भावना आपके मन में है, लेकिन जब तक वो शब्द के रूप में बाहर नहीं आएंगी तब तक कविता बनेगी कैसे। अगर शब्द ठीक ना हो तो कविता नहीं बनती है। ठीक है, देखिए उदाहरण के रूप में समझिएगा। मुझे दुख है, साधारण सा शब्द है। मैं दुखी हूँ, मैं दुख में हूँ, ये सारे साधारण से शब्द हैं। ठीक है, लेकिन अब उसे काव्यात्मक शब्द कैसे बनाया जाए। जब कवि इसी बात को कहेगा तो वो कहेगा कि मन में एक अनकहा बोझ है। बन गई ना कविता, काव्यात्मक रूप में ये शब्द का परिवर्तन हो गया ना। तो दोनों में फर्क सिर्फ शब्दों का है। मुझे दुख है और मन में एक अनकहा बोझ है। ठीक, तो मुझे दुख है साधारण शब्द हो गया, लेकिन कविता के रूप में जब इसी को कहा जाएगा तो बोला जाएगा मन में एक अनकहा बोझ है।
ठीक, तो शब्दों का बस हेर फेर है। तो अगर शब्द हैं तो कविता है, ये अज्ञेय जी का मानना है। तो देखिए अब इसको ट्रिक से हम लोग कैसे याद करें, नॉर्मल सी बात। अब यहाँ देखिए क्या कहें, कविता पहले शब्द है, सबसे पहले शब्द है, और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। जो अज्ञानी लोग होते हैं उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, वो जिस बात पे शुरू में अटके रहेंगे ना, लास्ट में आते आते भी उसी पर लटके रहेंगे, समझ में ही नहीं उनकी बात आती है। जहाँ शुरू करेंगे वहीं से ख़त्म भी हो जाएंगे, अब बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो ऐसा अज्ञानी लोग करते हैं। तो मतलब जोड़ लीजिए बस, अज्ञेय को अज्ञेय, जिसके पास ज्ञान ना हो तो वो ऐसी ही बातें करते हैं कि उनका मतलब कि कविता कुछ है ही नहीं। ठीक है। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है। ये जो कथन है वो जयशंकर प्रसाद ने कहा है काव्य के विषय में। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का मानना है कि जो काव्य है वो आत्मा की अनुभूति है, काव्य आत्मा की अनुभूति है। इसका संबंध विश्लेषण से, विकल्प से या विज्ञान से नहीं है। यानी कि जो काव्य है ना वो बुद्धि या तर्क की चीज नहीं है, बल्कि क्या है, यह आत्मा की अनुभूति है। जो कविता होती है वो आत्मा से उत्पन्न होने वाली गहरी अनुभूति होती है। ठीक है, समझिएगा चीज़ों को। जो कविता होती है वो आत्मा में उत्पन्न होने वाली गहरी अनुभूति है जो प्रेम और कल्याण से भरी होती है। श्रेय, श्रेय का मतलब यहाँ पर कल्याण है, जो किससे, श्रेयमयी प्रेम यानी कि कल्याण रूपी प्रेम से भरी होती है। ठीक है। रचनात्मक धारा होती है, यानी कि रचनात्मक रूप में प्रवाहित होती है। क्या, काव्य, काव्य रचनात्मक रूप में प्रभावित होती है। यानी कि कह सकते हैं कि जो कविता होती है, कविता मन में नहीं बल्कि आत्मा से निकलती है, आत्मा से निकलती है आपकी कविता। और ये जो कथन है वो आपके जयशंकर प्रसाद ने कही है। ठीक है। अगला है साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। यह कथन किसका है, तो यह कथन पंत जी का है, सुमित्रा नंदन पंत का। ठीक है। तो पंत जी क्या कहना चाहते हैं कि साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। तो देखिए इनके अनुसार जो साहित्य है, पंत जी के अनुसार, तो साहित्य केवल मनोरंजन का या फिर कल्पना नहीं है, मनोरंजन या कल्पना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अपने व्यापक अर्थ में साहित्य मानव जीवन को गहराई से, मानव जीवन की गंभीर व्याख्या यानी कि मानव जीवन को गहराई से समझने और समझाने का एक माध्यम है। ठीक है। अब इनके अनुसार समझिएगा कि साहित्य क्या होता है, साहित्य क्या है। तो देखिए साहित्य मनुष्य के सुख दुख, उसके संघर्ष, उसकी आशाएं निराशाएं और उसके जीवन मूल्यों, तो इन सब चीज़ों का गंभीर व्याख्या करता है। कौन करता है, साहित्य करता है। ठीक है। यानी कि जो साहित्य होता है, तो साहित्य केवल जीवन को दिखाता नहीं है, बल्कि वह यह बताता है कि जीवन ऐसा क्यों है। ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो बहुत ही एक छोटे से, कह सकते हैं छोटे से कथन में बहुत ही बड़ी बात आपके सुमित्रानंदन पंत जी ने कह दी है कि जो साहित्य होता है वह साहित्य केवल मनुष्य के जीवन को दिखाता ही नहीं है, बल्कि वह बताता भी है कि इनका जीवन आखिर ऐसा क्यों है और इसका अर्थ क्या है। ठीक है। तो ये पंत जी का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी कथन दिए गए हैं सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बस आपको याद होना जरूरी है। अगला है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये भी आपके पंत जी के द्वारा कहा गया कथन है। कविता के विषय में कहते हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यानी कि जीवन के खास पल की आवाज़, कह सकते हैं ना, जीवन के खास पल की आवाज़ क्या है, कविता है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग कह सकते हैं, अगर थोड़ा सा विस्तार में समझा जाए तो पंत जी के अनुसार जो कविता होती है, तो कविता जीवन के उन क्षणों की अभिव्यक्ति है जब मनुष्य का मन जो होता है, जो मनुष्य का मन होता है, तो उसे पूरी तरह से वो मन भर जाए। ठीक है। किसी भी
मतलब उनके जीवन में कोई एक ऐसा क्षण हो जिससे मनुष्य का मन पूरी तरीके से क्या हो, भर जाए। अब ये क्षण हो क्या सकते हैं, ये क्षण आनंद के भी हो सकते हैं, अत्यधिक आनंद हो किसी चीज़ को, मतलब इतना ज़्यादा उनका कोई ऐसा क्षण हो जिससे उनका मन पूरा आनंद से भर जाए। कोई गहरे दुख भी हो सकते हैं, ठीक है, दुख भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है, सौंदर्य भी हो सकती है, किसी चीज़ की अनुभूति भी हो सकती है। मतलब क्षण तो कुछ भी हो सकता है ना जिससे कविता हो जाए, जिससे कविता का निर्माण हो जाए। ठीक, तो पंत जी बस इतना ही कहना चाहते हैं कि कोई एक खास पल, कोई एक ऐसा क्षण हो जिससे मन पूरी तरीके से क्या हो, भर जाए। ठीक है, वही वही जो शब्द निकलते हैं ना उसी क्षण में, तो वही कविता होती है। ठीक, चलिए अगला आता है, कविता सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। वह जीवन के अनेक कष्टों का उपेक्षा योग बना देता है क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देती है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। ये जो कथन है ये महादेवी वर्मा का कथन है। महती वेदना से यहाँ पर आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, महती वेदना महादेवी वर्मा का है। तो लेकिन इसके अर्थों को अब जैसे कि सारा जितना भी कथन मैंने बताया उसको विस्तार से मैंने समझाया कि इसका मतलब क्या है, तो इसका भी मतलब समझिए। महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि कविता सबसे बड़ा परिग्रह है। परिग्रह का मतलब होता है धन, ठीक है, परिग्रह धन होता है कि कविता सबसे बड़ा धन है। क्यों है? क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। कविता पूरे संसार के प्रति स्नेह और प्रेम को स्वीकार करता है। ठीक है, कविता का काम क्या है? पूरे संसार के प्रति स्नेह और प्रेम को स्वीकार करना। वह जीवन के अनेक कष्टों का उपेक्षा योग्य बना देता है क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। कविता जो है वो जीवन के दुख कष्टों को सहने योग्य बना देती है क्योंकि उसका जन्म स्वयं किसमें हुआ है? स्वयं गहरी पीड़ा से होता है। ये महादेवी वर्मा का मानना है कि जो कविता होती है वो जीवन के दुखों को, जीवन के कष्टों को सहने योग्य बना देती है क्योंकि कविता का जन्म ही किससे होती है? गहरी पीड़ा से होती है। देखिए, जब मनुष्य दुख को रचने की प्रक्रिया में ढाल देता है ना, तो वही दुख क्या होता है? सृजन बन जाता है। ठीक है, जब जो दुख होता है, जब मनुष्य दुख को रचने की प्रक्रिया में स्वयं को ढाल देता है तो वही दुख सृजन बन जाता है, यानी कि कुछ कहने योग्य बन जाता है। उसी सृजन से क्या होती है? कविता बन जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा, वह शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देती है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। जो कविता होती है वह शुष्क सत्य को, यानी कि कठोर और नीरस सत्य को भी आनंद और संवेदना से भर देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कविता की अनुभूति स्वयं मधुर और संवेदनशील होती है। ठीक है, कविता की जो अनुभूति है वो स्वयं मधुर और संवेदनशील होती है, इसलिए वो ऐसा करती है। ठीक है, तो देखिए, अगर नॉर्मली जैसे होता है, दुख को अगर आप चुपचाप सहें, समझने के लिए समझिएगा, दुख को सिर्फ चुपचाप अगर आप सहें तो वो क्या होती है? पीड़ा होती है। कि कोई भी आपके मन में दुख है किसी भी चीज़ को लेकर के, अगर चुपचाप बस आप उसको सहते रहें तो वो आपको बहुत ही पीड़ा देती है। लेकिन अगर उसी दुख को आप कविता में ढाल दें, जैसे कि मैंने निराला का उदाहरण दिया ना अभी ऊपर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अगर उनकी जो पुत्री की मृत्यु होती है वो चुपचाप सिर्फ ऐसे ही सहते रहते तो वो उनके लिए बहुत ही पीड़ादायक था, बहुत ही पीड़ा देता रहा होगा ना उनको कि उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया? उस दुख को एक कविता के रूप में ढाल दिया, एक कविता का रूप दे दिया जिससे उनको कहीं ना कहीं आनंद की प्राप्ति हुई होगी। ठीक है, तो कविता की सबसे बड़ी ताकत यही है। ठीक, तो देखिए महादेवी वर्मा का ये कथन है, और अगर इसको हम लोग ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद करें तो कह सकते हैं कि ये जो पूरा विश्व है,
इस पूरे विश्व में स्नेह हो, प्रेम हो, कष्ट हो, जो भी हो, तो इन सब से हमें मतलब जैसे एक ट्रिक ऐसे बना लीजिए कि महादेवी संपूर्ण विश्व में विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति, यानी कि संपूर्ण विश्व में हमें सबसे ज़्यादा स्नेह, सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करता है? महादेवी जी करती हैं, महादेवी। ठीक है, ऐसे आप लोग जोड़ लीजिए। ठीक, आगे देखिएगा, मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम है कविता। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो केदारनाथ सिंह की है ये पंक्तियाँ। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को, तो ये जो मुंह में बचे हुए चावल का स्वाद है, मुंह में बचे हुए चावल का स्वाद, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो जीवन के आपके छोटे छोटे नाजुक से सच्चे अनुभव और संवेदनाएं होती है, तो उसका प्रतीक है। ठीक है, मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को, यानी कि आपके जीवन में जो छोटे छोटे नाजुक से पल होते हैं, सच्चे अनुभव होते हैं और जो आपकी संवेदनाएं होती है, उनका प्रतीक बताया गया है मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को। ठीक है, और आगे क्या है देखिएगा, कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से। अदृश्य कंकड़ियाँ क्या है यहाँ पर? देखिए, ये जो जीवन की कठोर सच्चाइयाँ है, जो ये शोर शराबा है, जो ये दिखावा है, तो ये जो आपके समाज की, जो आपकी दुनिया की बनावटीपन है, राजनीति, हिंसा, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये ऐसी ताकत हैं जो आपके इन कोमल अनुभव हैं, जो छोटे छोटे नाजुक पल हैं, इनको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो केदारनाथ सिंह जी हैं वो कहना चाहते हैं कि कविता का काम क्या है? कविता का काम जीवन की कोमल, सच्ची और मानवीय अनुभूतियों को उन कठोर अदृश्य कंकड़ियों, उन कठोर और निर्मम शक्तियों से बचाना है जो उन्हें बिगाड़ देती है, जो उन्हें नष्ट कर देती है। ठीक है, तो ये केदारनाथ सिंह जी कविता के विषय में कहते हैं, और इसको अगर हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करें तो बहुत ही आसान सा एक ट्रिक है। ऐसे ही सोचिए, मान लीजिए आपकी मम्मी ने चावल बनाया। ठीक है, आपकी मम्मी ने, आप मान लीजिए आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, उन्होंने चावल बनाया, आप खाना खाने बैठे। ठीक है, और आपके मुंह में जब आप चावल खा रहे हैं, भात यानी भात खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो आपके मुंह में क्या आ जाए? कंकड़ी आ जाए, कंकड़ आ जाए। तो देखिए, जिस बच्चे को अपने माँ की कदर होगी, जिस बच्चे को अपनी माँ की कदर होगी, यहाँ केदार को कदर कर लीजिए, वो चुपचाप उस कंकड़ को निगल लेगा। और जिस बच्चे को अपनी माँ की कदर नहीं होगी, नाथ को नहीं कर लीजिए, जिस बच्चे को अपनी माँ की कदर नहीं होगी, वह तुरंत क्या करेगा? बिगड़ जाएगा। ठीक है, तुरंत चिल्लाएगा अपनी माँ के ऊपर। तो ऐसे ही इसको याद कर लीजिए, केदार को कदर कर लीजिए, जिसे कदर होगी, मतलब जिसे कदर नहीं होगी, केदारनाथ, जिसे कदर नहीं होगी वो कंकड़ मुंह में पड़ते ही चिल्लाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं कि ये केदारनाथ सिंह का है। चलिए अगला आता है, कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ धूमिल की है। ठीक है, तो देखिए धूमिल की ये जो पंक्तियाँ हैं, तो धूमिल यहाँ कहना चाहते हैं कि जो कविता है, तो कविता उस निर्दोष आदमी की सच्ची गवाही है। हलफनामा का मतलब होता है गवाही देना। निर्दोष कविता क्या है? उस सच्चे आदमी की, एक आदमी है, एक निर्दोष आदमी है, तो उस आदमी की सच्ची गवाही है, जिसे समाज की व्यवस्था, अपराधियों के, मतलब जो समाज की ये व्यवस्था है ना, बिगड़ी हुई सी, ओछी सी एक जो व्यवस्था बनी हुई है समाज की, तो उस निर्दोष आदमी को क्या करती है? अपराधी ठहरा देती है। जबकि असली अपराधी कौन है? असली अपराधी उसकी सत्ता है, व्यवस्था है, ना कि वो निर्दोष आदमी है। ठीक है, तो यहाँ मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं कि कविता जो होती है वो जैसे एक निर्दोष आदमी है, तो उस निर्दोष आदमी की गवाही होती है, बचाती है उसे। किस प्रकार का निर्दोष आदमी है? जो ये समाज है, ये अपराधी समाज है, अपराधी सत्ता है, जो समाज की व्यवस्था है, जो उस आदमी को बिना वजह ही कटघरे में खड़ी कर देती है।
ठीक है। तो ये धूमिल की रचना है, मतलब धूमिल की पंक्ति है। अगर इसको हम लोग ट्रिक से याद करें तो क्या होता है कि अगर कोई निर्दोष आदमी है, अगर कोई निर्दोष आदमी को, किसी भी निर्दोष आदमी को अगर कटघरे में अदालत में ले जा कर के खड़ा कर दे, उस पर कोई केस हो जाए, निर्दोष आदमी को कोई झूठा यूं ही फंसा दे और उसे जब कटघरे में ले जा कर के खड़ा कर दोगे तो उस निर्दोष आदमी की जो इज्जत है वो धूल में मिल जाएगी। ठीक है। अगर किसी निर्दोष आदमी को अदालत के कटघरे में खड़े कर दो ना, तो उस आदमी की इज्जत, पूरी की बनी बनाई इज्जत क्या होती है, धूल में मिल जाती है। धूल से आप लोग धूमिल याद कर लीजिए, तो ऐसे ही ये ट्रिक से याद हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये भी धूमिल के द्वारा कही गई पंक्ति है। तो देखिए, जो कविता होती है, कविता हमें सिखाती है कि भाषा का उपयोग इंसान की तरह कैसे किया जाए। सिर्फ बोलना या लिखना ही भाषा नहीं होती है। ठीक है। अगर जैसे होता है ना, भाषा क्या है, तो सिर्फ बोलना, ऐसे मुंह से बोलना कि ये भाषा है, या फिर लिखना ही भाषा नहीं होती है, बल्कि सच कहना, अन्याय का विरोध करना, नैतिकता, इंसानियत, शोषित और कमज़ोर लोगों के साथ खड़ा रहना, यही आदमी होने की तमीज है। ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो आप आदमी हैं ही नहीं, आपको भाषा आती ही नहीं। आप एक जो कह सकते हैं कि समाज में अच्छे आदमी की पहचान, तो आप में वो बिल्कुल भी नहीं है अगर ये सारी खासियत आपके अंदर ना हो। ठीक है। तो आदमी होने की तमीज यही सारी चीज़ें हैं, इंसानियत होना, नैतिकता होना, अन्याय का विरोध करना, और कविता यही तमीज भाषा में सिखाती है। ठीक है। यानी कि कविता भाषा को क्या करती है, इंसानियत सिखाती है, आदमी को आदमी होने की तमीज देती है कविता। ठीक है, भाषा के रूप में। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आई होंगी, अर्थ हो या ट्रिक हो, क्योंकि ये जो अब हम लोग की क्लास है ना काव्य लक्षण का, तो वो होता है समाप्त। ठीक है। बहुत ही मेहनत से मैंने इसको पढ़ाया। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, आप लोग के समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को जो ये ट्रिक वगैरह ये आप लोग को कैसी लग रही है। और लोगों को शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी लोगों को आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ उन्हें शेयर करिए। और चलिए ठीक है, कल की क्लास में हम लोग काव्य हेतु के विषय में पढ़ेंगे। और एक बात मान के चलिए कि क्लासेस थोड़ी लंबी लंबी बनेंगी। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आप सभी को पता है मई जून में होना है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये बुक पूरा ट्रिक के साथ बढ़िया से पूरा एक्सप्लेन करके आपको पेपर के पहले मैं सारा का सारा कंप्लीट करवा दूं। तो इसलिए क्लासेस लंबी चलेंगी। आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार केवल ऐसे पढ़ करके नतीजे पर मत निकलिएगा, 2-3 बार चीज़ों को सुनिए। एक बार नॉर्मल स्पीड पे आप लोग पहले सुनिए कि मैंने पढ़ाया क्या। बुक है, बुक सामने रखिए, पढ़िए। उसके बाद स्पीड बढ़ा करके 2-3 बार आप लोग इसको अच्छे से सुन लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी, छप जाएंगी, आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, नहीं भूलेंगी। ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन सब का जैसे प्रश्नोत्तर भी बनाऊँ, और आप लोग को मतलब सारे प्रश्नोत्तरी आप लोग के सामने लेकर के आऊँ टॉपिक के हिसाब से, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। तो अगर मैं ऐसा कर पाऊँगी तो टेलीग्राम पर मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन करिए। अगर मैं कर पाऊँगी मैं आपको बता दूँगी कि हाँ आज मैं अपलोड करूँ, मतलब क्विज डालूँगी इससे रिलेटेड। ठीक है। तो आप सभी लोग करिएगा, इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में हम लोग फिर से काव्य हेतु के साथ। काव्य हेतु टॉपिक रहेगा, पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।